मिलेनियम भारत बज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं तान्या माथुर नई दिल्ली से और आप देख रहे हैं मिलेनियम न्यूज चैनल 24। आज मैं आपको दुनिया भर की ताज़ा और अहम खबरों से रूबरू करवाने जा रही हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य सुर्खियों से। गोवा में कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं, आप संयोजक का ऐलान, क्या बिखर रही विपक्षी एकता। जुबीन गर्ग मौत मामला, विसरा रिपोर्ट से 10 अक्टूबर को खुलेगा जहर का राज, सीएम ने दिए जांच तेज करने के आदेश। बस्तर में गरजे अमित शाह, नक्सलियों को 2 टूक चेतावनी, शांति भंग की तो देंगे मुंह तोड़ जवाब, सरेंडर करें। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले देखे तस्वीर, सुंदरता मन मोह लेगी। मां वैष्णो देवी यात्रा 3 दिन के लिए स्थगित, भारी बारिश की चेतावनी से सहमा जम्मू कश्मीर। लद्दाख हिंसा को लेकर 3 संगठनों ने केंद्र सरकार को घेरा, सोनम वांगचुक को रिहा करने की मांग की। आजकल लोग जन नायक की चोरी करने में लगे, पीएम मोदी का विपक्षियों पर हमला। शेयर बाजार में बड़ी तेजी, सेंसेक्स ने लगाई 800 अंकों की उड़ान। नीरव मोदी से नहीं करेंगे पूछताछ, हाई प्रोफाइल जेल में रखेंगे, भारत ने ब्रिटिश सरकार को क्यों दी ये गारंटी। बारिश, तेज आंधी, हिमाचल में बदलने वाला है मौसम, आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। भारत ऐसी हर कोशिश का समर्थन करेगा, गाजा पीस डील पर पीएम मोदी ने की डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की नई चाल, अमेरिका से कहा अरब सागर में पोर्ट बनाओ। इस जुर्म की कोई माफी नहीं, मशहूर अमेरिकी रैपर डीडी को सजा सुनाने वाले भारतीय जज अरुण सुब्रमण्यन। ट्रंप के पीस डील के ऐलान के ठीक बाद इजरायल ने गाजा पर किया हमला, 6 की मौत। विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की हुई सगाई, दोनों में कितना उम्र का फासला, नेटवर्थ के मामले में कौन है आगे, चलिए विस्तार से जानते हैं। आम आदमी पार्टी आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को 2027 के गोवा विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार किया। केजरीवाल ने कहा, किसी भी परिस्थिति में कांग्रेस के साथ आप गठबंधन नहीं करेगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उन दावों को खारिज किया जिसमें कहा जा रहा था कि पार्टी के कुछ कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। विपक्षी एकता बिखर रही, केजरीवाल का ये ऐलान साफ कर रहा है कि लोकसभा चुनाव के समय बिना विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया अलायंस अब कमजोर हो रहा है। हालांकि संसद से मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले ही आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। गोवा चुनाव में अभी समय बाकी है, लेकिन केजरीवाल को वहां से काफी उम्मीदें हैं। केजरीवाल बोले, गोवा को कांग्रेस ने दिया सबसे ज्यादा धोखा। उन्होंने कहा कि गोवा के लोगों को सबसे ज्यादा कांग्रेस ने निराश किया और धोखा दिया है। कांग्रेस पिछले कुछ वर्षों में भाजपा को विधायकों की थोक आपूर्ति करने वाली कंपनी बन गई है। क्या कांग्रेस गोवा के मतदाताओं को ये आश्वासन दे सकती है कि भविष्य में कोई भी पार्टी विधायक भाजपा में शामिल नहीं होगा? नई राजनीतिक व्यवस्था पेश करने का संकल्प। उन्होंने कहा कि अगर आप कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है तो ये भाजपा को विधायक मुहैया कराने के बराबर होगा। हम ऐसी किसी भी कवायद का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं जिससे गोवा में भाजपा सरकार बनने में मदद मिले। केजरीवाल ने पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को खत्म करके एक नई राजनीतिक व्यवस्था पेश करने का भी संकल्प लिया। उन्होंने कहा, ये भाजपा और कांग्रेस से जुड़ी एक सड़ी गली राजनीतिक व्यवस्था है। अब समय आ गया है इस व्यवस्था को उखाड़ फेंका जाए और गोवा वासियों को एक नया विकल्प दिया जाए। उन्होंने पहले आरोप लगाया था कि राज्य के संसाधन चुनिंदा 13 से 14 राजनीतिक परिवारों के नियंत्रण में हैं, जो सत्ता में बने रहने, राज्य को लूटने और स्विस बैंकों में धन जमा करने के लिए लगातार दल बदलते रहते हैं। दिवंगत गायक जुबीन गर्ग की रहस्यमय मौत की जांच में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को घोषणा की कि जुबीन ने विसरा नमूने की रिपोर्ट
केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला CFSL नई दिल्ली से राज्य सरकार को 10 अक्टूबर को प्राप्त हो जाएगी। इस रिपोर्ट से ये स्पष्ट हो जाएगा कि उनकी हत्या में जहर का इस्तेमाल किया गया था या नहीं। CM शर्मा ने कहा कि उन्होंने न्यायिक आयोग की निगरानी में जांच तेज कर दी है और विसरा रिपोर्ट मौत की गुत्थी सुलझाने में निर्णायक होगी। सहगायक के दावे पर CM ने जताई शंका। इस सप्ताह गिरफ्तार किए गए जुबीन के सहगायक शेखर ज्योति गोस्वामी ने कथित तौर पर दावा किया था कि श्याम कानू महंत और सिद्धार्थ शर्मा ने सिंगापुर में गायक की हत्या की योजना बनाई और उनके पेय में जहर मिला दिया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने गोस्वामी के दावे पर शंका जाहिर की। उन्होंने कहा, शेखर ज्योति खुद इस मामले में एक आरोपी हैं और हो सकता है कि वो दूसरों पर आरोप लगाकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हों। वो कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि एक आरोपी है, इसलिए हम उस पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते। जहर दिए जाने के पहलू की जांच चल रही है और ये 11 अक्टूबर तक स्पष्ट हो जाएगा। परिवार से मिले CM शर्मा व्यक्तिगत मुलाकात बताया। शर्मा ने शनिवार शाम गुवाहाटी में जुबीन के परिवार के सदस्यों के साथ उनके आवास पर मुलाकात की। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह वहां के मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि एक परिवार के सदस्य के रूप में गए थे। उन्होंने बताया, जुबीन मेरे छोटे भाई जैसे थे। उनकी पत्नी मेरी जूनियर थी। मैं उनसे मिला, उनके पिता के पैर छुए और 1 घंटे तक बातचीत की। ये मुलाकात पूरी तरह से व्यक्तिगत थी। जुबीन की मौत की जांच के लिए न्यायिक आयोग असम सरकार ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश सौमित्र सैकिया की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र न्यायिक आयोग का गठन किया है। ये आयोग अपराध जांच विभाग CID की जांच की निगरानी करेगा और साक्ष्यों की जांच करेगा। इसे किसी भी चूक या गड़बड़ी पर कड़ी फटकार लगाने का अधिकार होगा। ये आयोग जुबीन गर्ग की मौत से संबंधित किसी भी व्यक्ति को बोलने या जानकारी साझा करने के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य के इतिहास में पहली बार किसी वर्तमान न्यायाधीश को इस तरह की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार को उम्मीद है कि जांच पूरी होने के बाद सभी विवरण सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। विदेश में रह रहे आरोपियों पर दबाव बनाने की अपील। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पुलिस या कानूनी व्यवस्था के जरिए विदेश में रह रहे कथित आरोपियों को मजबूर नहीं कर सकती, लेकिन उनके परिवार के सदस्य असम में रहते हैं। उन्होंने असम के लोगों से अपील की है कि वे उनके परिवार के सदस्यों पर दबाव बनाएं ताकि वे जांच में मदद कर सकें। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आयोजित बस्तर दशहरा महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने नक्सलियों से किसी भी तरह की बातचीत की संभावना से इनकार करते हुए कहा कि वे सरेंडर करें और बस्तर के विकास में सहभागी बने। उन्होंने एक बार फिर 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प दोहराया और कहा कि हथियारों के दम पर बस्तर की शांति भंग करने वालों को सुरक्षा बल मुंह तोड़ जवाब देंगे। जगदलपुर के लालबाग परेड मैदान में आयोजित बस्तर दशहरा लोकोत्सव 2025 और स्वदेशी मेला कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री शाह ने कहा कि 75 दिनों तक चलने वाला विश्व का सबसे बड़ा और अनूठा बस्तर दशहरा मेला न केवल आदिवासी समाज, बस्तर, छत्तीसगढ़ या भारत बल्कि पूरे विश्व के बाद सबसे बड़ा सांस्कृतिक महोत्सव है। शाह ने कहा कि दिल्ली में कुछ लोग वर्षों तक ये भ्रम फैलाते रहे कि नक्सलवाद का जन्म विकास की लड़ाई है, जबकि सच ये है कि बस्तर के विकास से वंचित रहने का मूल कारण नक्सलवाद ही है। आज देश के हर गांव में बिजली, पेयजल, सड़क, हर घर में शौचालय, 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा, 5 किलो मुफ्त अनाज जैसी सुविधाएं पहुंच चुकी हैं, लेकिन बस्तर प्रगति की इस दौड़ में पीछे रह गया है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आश्वासन देना चाहते हैं कि 31 मार्च 2026 के बाद नक्सलवाद न तो बस्तर के विकास और न ही बस्तर के लोगों के अधिकारों को रोक पाएंगे। बस्तर क्षेत्र के जो बच्चे भटककर नक्सलवाद से जुड़ गए हैं, वे हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हों। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने देश की सबसे बेहतर सरेंडर नीति अपनाई है। बीते 1 महीने में 500 से अधिक लोग सरेंडर कर चुके हैं। उन्होंने नक्सलियों से सरेंडर करने की अपील की और कहा कि जिस गांव में नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा, वहां छत्तीसगढ़ सरकार विकास के लिए 1 करोड़ रुपए देगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित स्वदेशी मेला का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लंबे समय से स्वदेशी पर
जोर दिया है। अब प्रत्येक घर को यह संकल्प लेना है कि हम केवल अपने देश में बनी वस्तुओं का उपयोग करेंगे। प्रत्येक व्यापारी को यह संकल्प लेना है कि उनकी दुकान या शॉपिंग मॉल में विदेशी वस्तुएं उपलब्ध नहीं होंगी। यदि 140 करोड़ की आबादी स्वदेशी के इस संकल्प को आत्मसात कर ले तो भारत को विश्व की सर्वोच्च आर्थिक शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। भारत के बुनियादी ढांचे में एक नया अध्याय जोड़ते हुए नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्द जनता को समर्पित किया जाएगा। 8 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन और देश के सबसे आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल एयरपोर्ट्स में से एक होने की उम्मीद है। पीएम मोदी इस अवसर पर करीब 2 घंटे नवी मुंबई में रहेंगे। एयरपोर्ट का पहला रनवे तैयार हो चुका है और दूसरा रनवे 4 वर्षों में पूरा होगा। सभी टर्मिनल एकीकृत प्रणाली से जुड़े होंगे जिससे यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। मेट्रो स्टेशन पर सीधा चेक इन और 1UP&2 बैगेज फैसिलिटी ऐप के माध्यम से बैगेज प्रबंधन जैसी आधुनिक सेवाएं उपलब्ध होंगी। पर्यावरण संरक्षण के लिए यहां हरित ऊर्जा और जल संरक्षण पर जोर दिया गया है। टर्मिनल में डिजिटल आर्ट के जरिए भारतीय संस्कृति की झलक दिखेगी, जबकि संचालन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का उपयोग होगा। कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए अटल सेतु से कोस्टल रोड तक नई सड़क बनाई जा रही है। मेट्रो लाइन 8 को जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जो नवी मुंबई और मुंबई एयरपोर्ट को जोड़ेगी। इसके अलावा वाटर टैक्सी सेवा भी शुरू होगी, जो यात्रियों के लिए अतिरिक्त सुविधा प्रदान करेंगी। इस परियोजना पर कुल 19,600 करोड़ रुपए का खर्च आया है, जिसमें सिडको ने भूमि विकास के लिए 3500 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। एयरपोर्ट में 350 विमानों की पार्किंग और दोनों रनवे के लिए अलग टैक्सी की सुविधा है। ये एयरपोर्ट मुंबई महानगर क्षेत्र की हवाई यातायात क्षमता को दोगुना करेगा। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उसे बनाने वाले लोगों को समर्पित किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक संदेश में कहा कि ये एयरपोर्ट हर उस शख्स की रचना है जिसने इसे अपने हाथों से गढ़ा है और अपने दिल में बसाया है। गौतम अडानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बेटे जीत अडानी की पोस्ट को शेयर करते हुए दिल छू लेने वाली ये बात लिखी। अडानी ग्रुप के निदेशक जीत अडानी ने एयरपोर्ट का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, कुछ स्मारक कंक्रीट से बनते हैं और कुछ कृतज्ञता से। अपने पिता को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसे बनाने वाले हर हाथ और हर दिल को धन्यवाद देते हुए देखना लीडरशिप की एक गहरी, विनम्र और प्रेरणादायक सीख रही। जय हिंद। बेटे जीत अडानी के इस पोस्ट को शेयर करते हुए गौतम अडानी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में लिखा, हर वो हाथ जिसने इसे गढ़ा और हर वो दिल जिसने इसे संजोया, ये रचना उन्हीं की है। अगले 3 दिन जम्मू कश्मीर के लिए बेहद संवेदनशील रहने वाले हैं। मौसम विभाग की भारी वर्षा और बर्फबारी की चेतावनी के बाद पूरा प्रदेश सतर्क हो गया है। प्रशासन ने नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को एहतियात बरतने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने 5 से 7 अक्टूबर तक यात्रा स्थगित करने का निर्णय लिया है। मौसम विभाग के अनुसार एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर समेत उत्तर पश्चिम भारत की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से 4 से 7 अक्टूबर तक मैदानी इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी की संभावना है। विभाग ने कहा कि ये प्रणाली 6 अक्टूबर को सबसे अधिक सक्रिय रहेगी। चेतावनी के मुताबिक जम्मू क्षेत्र के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बारिश, ओलावृष्टि और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसमें भूस्खलन और जम्मू श्रीनगर तथा श्रीनगर लेह जैसे प्रमुख राजमार्गों पर यातायात बाधित होने की आशंका है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सभी विभागों को हाई अलर्ट पर रहने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने की पूर्ण तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता नागरिकों की सुरक्षा, फसलों की हानि को रोकना तथा संभावित अवरोधों के दौरान आवश्यक सेवाओं और सड़क संपर्क को बनाए रखना है। खतरे की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि श्राइन बोर्ड ने सुरक्षा कारणों से वैष्णो देवी यात्रा स्थगित करने का निर्णय लिया है। बोर्ड ने कहा कि यदि मौसम अनुकूल रहा तो यात्रा 8 अक्टूबर से पुनः प्रारंभ की जाएगी।
श्रद्धालुओं से अनुरोध किया गया है कि वे वास्तविक समय के अपडेट और सुरक्षा निर्देशों के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें। बोर्ड ने बताया कि ये कदम इस वर्ष बार बार बिगड़ते मौसम और भूस्खलन से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए उठाया गया है। अगस्त के अंत में हुए बड़े भूस्खलन में कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, जिसके बाद यात्रा लंबे समय तक बाधित रही थी। अधिकारियों ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे कटरा स्थित आधार शिविर की ओर तब तक न बढ़ें जब तक अनुमति न दी जाए। प्रभावित इलाकों में पुनर्निर्माण कार्य जारी है और प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आपको बता दें कि माता वैष्णो देवी यात्रा हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है, लेकिन 2025 में बार बार खराब मौसम और भूस्खलन के कारण इसे रोकना पड़ा। श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील की और आश्वासन दिया कि मौसम सुधरते ही यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से बहाल किया जाए। भारत सरकार भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यार्पण के लिए हर संभव कोशिश में जुटी है। लंदन की सरकार और कोर्ट को भी उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर वे नीरव को भारत प्रत्यार्पित कर देते हैं तो यहाँ उस पर सिर्फ मुकदमा चलेगा, कोई भी एजेंसी उससे पूछताछ नहीं करेगी और न ही उसे दोबारा हिरासत में लिया जाएगा। भारत सरकार ने इसे लेकर ब्रिटेन को एक चिट्ठी लिखी है। बता दें कि नीरव साल 2018 में करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप के बाद देश छोड़कर भाग गया था। नीरव मोदी पर लंदन सरकार को दी गारंटी। भारत की 5 बड़ी एजेंसियों सीबीआई, ईडी, एफएफआईपीओ, कस्टम और इनकम टैक्स विभाग ने संयुक्त तौर पर एक लेटर ऑफ अश्योरेंस यानी लिखित गारंटी लंदन सरकार को दी है। इसमें कहा गया है कि नीरव मोदी पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सिर्फ वही केस चलेंगे जो पहले से दर्ज हैं। बता दें कि नीरव मोदी ने लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट से अपील की थी। उसने दावा किया था कि अगर उसे भारत भेजा गया तो कई एजेंसियां मिलकर उससे पूछताछ करेंगी और जेल में उसे टॉर्चर झेलना पड़ेगा। इस पर भारत ने साफ किया कि उसे सिर्फ कोर्ट ट्रायल फेस करना होगा, किसी भी एजेंसी द्वारा उससे पूछताछ नहीं होगी। नीरव को हाई प्रोफाइल जेल बैरक में रखेंगे। भारत सरकार ने लंदन सरकार और कोर्ट को नीरव मोदी की सुरक्षा और रहने की जगह के बारे में भी जानकारी दी है। चिट्ठी में बताया गया कि उसे मुंबई की ऑर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा। ये बैरक खासतौर पर हाई प्रोफाइल कैदियों के लिए बनाई गई है, जिनको सामान्य कैदियों से अलग रखा जाता है। इसमें यूरोपियन मानकों के हिसाब से जरूरी सुविधाएं भी मौजूद हैं। लंदन कोर्ट खारिज कर सकती है नीरव की अपील। अधिकारियों का भरोसा है कि भारत के इस लिखित आश्वासन के बाद नीरव मोदी की अपील खारिज हो जाएगी। दरअसल 23 नवंबर को इस मामले की सुनवाई होनी है। संभावना जताई जा रही है कि उसी दिन नीरव मोदी का दावा खारिज कर दिया जाएगा। नीरव मोदी पर 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। नीरव मोदी पर करीब 13,000 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोप है। ईडी और सीबीआई अब तक उसकी हजारों करोड़ की संपत्तियां जब्त कर चुकी है। भारत सरकार नीरव मोदी को जल्द से जल्द वापस लाना चाहती है ताकि उस पर हिमाचल प्रदेश के निवासियों और पर्यटकों को अगले सप्ताह मौसम के बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की चेतावनी के अनुसार 4 से 8 अक्टूबर के बीच राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज आंधी का अनुमान है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया है कि ये बदलाव 4 अक्टूबर से एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण शुरू हो रहा है। मौसम में ये उथल-पुथल 6 अक्टूबर को अपने चरम पर पहुंचने की संभावना है। इस दिन 7 पर्वतीय जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, किन्नौर और लाहौल स्पीति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब है बेहद भारी बारिश। अन्य जिलों में भी एहतियात के तौर पर येलो अलर्ट जारी रहेगा। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी गति से हवाएं चलने का भी अनुमान है। हिमाचल में क्यों पलटी मारेगा मौसम? मौसम विभाग ने बताया है कि ये बदलाव 4 अक्टूबर से एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण शुरू हो रहा है। 4 अक्टूबर विक्षोभ के सक्रिय होने के साथ ही भारी बारिश और ओलावृष्टि की शुरुआत संभव है। 5 अक्टूबर राज्य के 10 जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा के लिए लाए गए शांति प्रस्ताव की तारीफ की है।
पीएम मोदी ने इसे शानदार पहल बताया है जिससे गाजा पट्टी पर शांति होगी और इजरायल के बंधकों की घर वापसी होगी। पीस डील पर हमास से मिली सहमति के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायल को फौरन गाजा पर बमबारी रोकने के लिए कहा है। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में कहा कि भारत स्थायी और न्यायसंगत शांति की दिशा में सभी प्रयासों का दृढ़ता से समर्थन करता रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमास इजरायल युद्ध को रुकवाने में राष्ट्रपति ट्रंप का अहम रोल रहा है। ऐसे में पीएम मोदी ने भी राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ करने में देर नहीं की। पीएम मोदी ने एक्स पर किए गए पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप की पहल की सराहना की है। पीएम मोदी ने कहा, गाजा में शांति प्रयासों में हो रही बढ़ोतरी के लिए हम राष्ट्रपति ट्रंप की लीडरशिप का स्वागत करते हैं। इजरायल के बंधकों की रिहाई के संकेत एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत स्थायी और न्यायसंगत शांति की दिशा में सभी प्रयासों का दृढ़ता से समर्थन करता रहेगा। भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में भले ही ट्रेड वार को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन जब कभी भी मौका आता है तब पीएम और राष्ट्रपति ट्रंप एक दूसरे की तारीफ करने से चूकते नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर हमास भी सहमत हो गया है। इजरायल के सभी बंधकों को छोड़ने के लिए भी उन्होंने हामी भर दी है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि लगभग 2 साल से चला आ रहा हमास इजरायल युद्ध अब थमने जा रहा है। ट्रंप का गाजा पीस प्लान। हमास और इजरायल के बीच शांति समझौते के 72 घंटे के भीतर जीवित और मृत सभी इजरायली बंधकों की रिहाई हमास को करनी होगी। इजरायल को भी सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को अपनी जेल से रिहा करना होगा। सीज फायर लागू हुआ तो इजरायल को गाजा से अपनी सेनाओं को चरणबद्ध तरीके से हटाना होगा। गाजा को इजरायल पर रॉकेट और अन्य हमले रोकने होंगे। सुरक्षा के लिहाज से गाजा में एक बहुस्तरीय फोर्स तैनात होगी जिसमें अरब देशों, अमेरिका और नाटो देशों की भागीदारी होगी। अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में हमास और दूसरे उग्रवादी संगठनों को निहत्था करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हमास के जो सदस्य शांतिपूर्ण तरीके से अपने हथियारों को निष्क्रिय करने के लिए तैयार होंगे, उनको माफी मिलेगी। हमास के जो सदस्य गाजा छोड़ना चाहते हैं, उन्हें सुरक्षित रास्ते से जाने दिया जाएगा। ये रास्ते जॉर्डन, मिस्र, कतर और ईरान हो सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा पट्टी में युद्ध समाप्त करने के लिए प्रस्तावित समझौते पर सहमति जताने के लिए हमास को रविवार तक की समय सीमा दी थी। ट्रंप ने कहा, ऐसा न करने पर और भीषण हमलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमास इससे पहले ही ट्रंप के समझौते पर सहमत हो गया है। हमास के लड़ाके इजरायल के बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार हो गए हैं। इसके बाद इजरायल ने गाजा पर बमबारी रोक दी है। पाकिस्तान ने अमेरिका को अरब सागर के तट पर नया बंदरगाह बनाने और उसे संचालित करने का प्रस्ताव दिया है। ये चौंकाने वाला प्रस्ताव पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के सलाहकारों की तरफ से अमेरिका के अधिकारियों को दिया गया है। मिलेनियम की रिपोर्ट के अनुसार इस योजना में अमेरिका के इन्वेस्टर्स का पाकिस्तान के पासनी शहर में एक टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। अरब सागर में बनने वाले इस पोर्ट की मदद से जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लुभाने की कोशिश हो रही है, तो वहीं पाकिस्तान के इस कदम से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। अमेरिका ने देखा प्लान। इस बंदरगाह की मदद से वॉशिंगटन को दुनिया के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में पैर जमाने में मदद मिल सकती है। मिलेनियम ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के सलाहकारों की तरफ से पेश की गई इस योजना पर नजर दौड़ाई है। पासनी वो जगह है जिसे मछली पकड़ने वाले शहर के तौर पर भी जाना जाता है। अमेरिका इसे पाकिस्तान के महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच के लिए एक टर्मिनल के तौर पर विकसित करने वाला है। अभी तक हालांकि इस पर किसी तरह की कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। चीन और भारत पर क्या असर? दूसरी ओर पासनी ईरान से करीब 160 किलोमीटर और पाकिस्तानी शहर ग्वादर से कुछ ही किलोमीटर दूर है। ग्वादर में चीन की मदद से बना एक बंदरगाह है। पाकिस्तान का ये बंदरगाह बलूचिस्तान के ग्वादर जिले के पासनी कस्बे में स्थित होगा। पासनी जहां एक तरफ चीन की तरफ से निर्मित ग्वादर के करीब हैं, तो वहीं ईरान में भारत की तरफ से विकसित किए जा रहे चाबहार बंदरगाह के भी करीब हैं। भारत की नजरें भी इस बड़े घटनाक्रम पर होंगी। चाबहार से पासनी की दूरी सिर्फ 300 किलोमीटर है।
भारत यहीं पर शाहिद बस्ती टर्मिनल का निर्माण कर रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार पाकिस्तान ने ये कहकर अमेरिका को खुश करने की कोशिश की है कि पासनी के ईरान और सेंट्रल एशिया से निकटता अमेरिका के व्यापार के विकल्पों को बढ़ाएगी। इससे अरब सागर और सेंट्रल एशिया में अमेरिकी प्रभाव भी बढ़ेगा। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह भी है जिसकी फंडिंग चीन करता है और जिसका मैनेजमेंट भी चीन ही करता है। पासनी ग्वादर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां चीन बंदरगाह सुविधा का संचालन करता है। फायदा उठाने की फितरत। मिलेनियम की रिपोर्ट के अनुसार ये पहल आधिकारिक नीति नहीं है, बल्कि ये बताती है कि कैसे पाकिस्तान के अधिकारी दक्षिण एशिया में भू राजनीतिक उथल पुथल का अपने फायदे के लिए उठाने की तलाश कर रहे हैं। मुनीर के 2 सैन्य सलाहकारों के नाम न छापने की शर्त पर अखबार को बताया गया कि इस पहल पर कुछ अमेरिकी अधिकारियों के साथ चर्चा हुई है। पिछले महीने के अंत में व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ बैठक से पहले मुनीर के साथ भी इसे साझा किया गया था। हालांकि ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके सलाहकारों ने इस तरह के प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की है। होगा कितना मुनाफा इस सीक्रेट प्लान से? पासनी बंदरगाह को पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों से खनिजों, विशेष तौर पर तांबे और एंटीमनी, जो बैटरी अग्निरोधी और मिसाइलों के एक महत्वपूर्ण घटक है, को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक नए रेल मार्ग से जोड़ा जाएगा। एक ब्लूप्रिंट में अनुमान लगाया गया था कि इस बंदरगाह की लागत 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर तक होगी और प्रपोज्ड फंडिंग मॉडल पाकिस्तानी सरकार और अमेरिकी सरकार की तरफ से मिला जुला रूप होगा। ऐसे समय में जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डहने के कगार पर, अमेरिकी निवेशकों का बंदरगाह के बहाने मुल्क में दाखिल होना उसके लिए कुछ हद तक बेहतर हो सकता है। देश से जब विदेशी कंपनियां बाहर जा रही हैं तो उस समय पर यह खबर आना एक सकारात्मक माहौल का निर्माण कर सकता है। फिलहाल ये देखने के लिए समय का इंतजार करना होगा कि इसका अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा। तालिबान के कंधे पर सीढ़ी, अखबार की माने तो इसमें डायरेक्ट बेस शामिल नहीं है ताकि ये अमेरिकी मिलिट्री अड्डे के तौर पर काम न करे, लेकिन इसे अफगानिस्तान में अमेरिका के नेतृत्व वाले युद्ध के दौरान तालिबान को पाकिस्तान के समर्थन से बिगड़े संबंधों को फिर से बनाने और नए सिरे से स्थापित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। एक वरिष्ठ पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी ने अखबार को बताया कि मुनीर के पास आधिकारिक तौर पर कोई सलाहकार नहीं है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि बंदरगाह का विचार अमेरिकी व्यवसायों के साथ प्राइवेट डिस्कशंस में सामने आया और इसे आधिकारिक माध्यमों से पेश नहीं किया गया है। साथ ही रही विचार विमर्श न होने से व्यावसायिक विचार बना हुआ है। कहा जाता है कि ये योजना ट्रंप प्रशासन के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए पाकिस्तानी अधिकारियों की तरफ से सार्वजनिक और निजी तौर पर पेश किए गए विचारों में से एक है। मुनीर और ट्रंप के बीच बेहतर रिश्ते। मिलेनियम की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुनीर और ट्रंप के बीच वो रिश्ता बन गया है जैसे अमेरिकी और पाकिस्तानी राजनयिक भाईचारा कह रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मई में हुए युद्ध विराम का श्रेय लिया है, हालांकि भारत ने इससे हमेशा इनकार किया है। भारत ने मई में ऑपरेशन सिंदूर के बाद संघर्ष विराम में ट्रंप की भागीदारी के दावों को लगातार खारिज किया है, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने सार्वजनिक तौर पर ट्रंप का आभार व्यक्त किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया है। मिलेनियम ने अखबार में ट्रंप की टीम के साथ गुप्त बातचीत में शामिल एक पाकिस्तानी सलाहकार के हवाले से कहा, युद्ध के बाद संबंधों की पूरी कहानी ही बदल गई है। हिप हॉप के बादशाह शॉन डीडी कॉम्स को 3 अक्टूबर को 2 एक्स गर्लफ्रेंड से जुड़े वेश्यावृत्ति के आरोपों में दोषी ठहराया गया है। इस पूरे मामले में उन्हें अब 50 महीने जेल की सजा सुनाई गई है। यूं तो यह पूरा मामला हमेशा से ही सुर्खियों में था, लेकिन सजा से ज्यादा चर्चा जज को रही। इस मामले में भारतीय मूल के जज अरुण सुब्रमण्यम ने डीडी के खिलाफ सजा का ऐलान किया। उन्होंने सजा सुनाते हुए ये साफ किया कि न्याय को बनाए रखने और समाज को एक बड़ा संदेश देने के लिए कड़ी सजा की जरूरत है। कड़ा संदेश देना बेहद जरूरी। मिलेनियम की रिपोर्ट के अनुसार सुब्रमण्यम ने कहा कि सजा का मकसद दुर्व्यवहार करने वालों और पीड़ितों दोनों को यह संदेश देना है कि महिलाओं के खिलाफ शोषण और हिंसा को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जवाबदेही तय करने के साथ ही कड़ी सजा भी मिलेगी। चूंकि कॉम्स पहले ही कुछ महीनों की सजा काट चुके हैं, तो अब उन्हें 36 महीने और जेल में बिताने होंगे। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि उन पर
$5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है और 5 साल की निगरानी रिहाई की सजा पर दी गई है। कुछ बोल नहीं सके डीडी। वहीं पीपल मैगजीन की रिपोर्ट में सुब्रमण्यम ने कहा कि कॉम्स एक प्रतिष्ठित कलाकार हैं, लेकिन जो जुर्म उन्होंने किया है उसकी कोई माफी नहीं है। सुब्रमण्यम ने कहा कि डीडी की तरफ से किए गए यौन और शारीरिक हिंसा जैसे अपराधों के बदले उन्हें इतिहास में सबसे कड़े सजा मिलनी चाहिए। मिलेनियम की रिपोर्ट के अनुसार जब न्यायाधीश ने उन्हें वर्षों से किए जा रहे दुर्व्यवहार के लिए फटकार लगाई और सजा काटते समय जिम्मेदारी लेने को कहा, तो कॉम्स कोर्ट में एकदम मोशनलेस बैठे रहे। मिलेनियम की रिपोर्ट के अनुसार सुब्रमण्यम ने बचाव पक्ष की तरफ से कॉम्स के अपने पूर्व गर्लफ्रेंड केंटसा वेंचुरा और जेन नाम से गवाही देने वाली एक और महिला के साथ संबंधों को केवल इंटीमेट और सहमति से बने संबंधों के तौर पर पेश करने के प्रयासों को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, आपने उनका शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक तौर पर शोषण किया। न्यायाधीश ने कॉम्स से कहा, आपने पैसे और ताकत के दम पर यह अपराध किया। कौन है अरुण श्रीनिवास? अरुण श्रीनिवास सुब्रमण्यम का जन्म 1979 में पेंसिल्वेनिया में भारतीय प्रवासी माता पिता के घर हुआ था। उनकी मां एक मुनीम के तौर पर काम करती थी और उनके पिता एक कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर थे। अरुण सुब्रमण्यम ने साल 2004 में केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी से आर्ट ग्रेजुएट की उपाधि और कोलंबिया लॉ स्कूल के ज्यूरिस डॉक्टर की उपाधि हासिल की। अरुण ने अमेरिकी द्वितीय सर्किट अपील न्यायालय में न्यायाधीश डेनिस जैकब्स के अधीन और फिर न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्यायाधीश जेरार्ड ई लिंच के अधीन कार्य किया। साल 2007 में अरुण सुब्रमण्यम सुसमैन गॉडफ्रे एलएलपी में शामिल हुए और आखिर में इसके भागीदार बन गए। उन्होंने साल 2023 तक न्यूयॉर्क की लॉ फर्म में काम किया। अपने कानूनी करियर के दौरान अरुण ने बाकी मामलों के अलावा बाल पोर्नोग्राफी तस्करी के पीड़ितों का प्रतिनिधित्व किया। वो अपने फ्री सर्विसेज के लिए जाने जाते थे। उन्होंने द्वितीय सर्किट अपील न्यायालय के निःशुल्क पैनल में भी काम किया। अपने शानदार करियर के दौरान अरुण सुब्रमण्यम को पूर्वी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साल 2022 में फेडरल जज के लिए भी नामित किया, जिसकी पुष्टि 2023 में हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा में पीस डील के ऐलान के कुछ ही घंटे बाद इजरायल ने एक बार फिर हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायल के इस हमले में कम से कम 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। आपको बता दें कि ट्रंप ने गाजा पीस डील की बात करते हुए कहा था कि हमास शांति के लिए तैयार है, बंधकों को रिहा करने और युद्ध समाप्त करने की अमेरिकी योजना की कुछ अन्य शर्तों को स्वीकार करने पर सहमत है। खास बात यह है कि यह हमला उस वक्त हुआ जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यकाल ने शनिवार तड़के ही एक बयान जारी कर कहा था कि इजरायल हमास की प्रतिक्रिया के बाद इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए ट्रंप की गाजा योजना के पहले चरण के तत्काल कार्यान्वयन की तैयारी कर रहा है। इसके तुरंत बाद इजरायली मीडिया ने बताया कि देश के राजनीतिक नेतृत्व ने सेना को गाजा में आक्रामक गतिविधियों को कम करने का निर्देश दिया है। इजरायली सैन्य प्रमुख ने बयान में सेना को ट्रंप की योजना के पहले चरण के कार्यान्वयन के लिए तैयारी बढ़ाने का निर्देश दिया है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि गाजा में सैन्य गतिविधियों में कमी आएगी या नहीं। गाजा पर नियंत्रण रखने वाले हमास ने ट्रंप की 20 सूत्रीय योजना पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने समूह को रविवार तक इसे स्वीकार करने या गंभीर परिणाम भुगतने के लिए कहा था। ट्रंप ने खुद को गाजा में शांति स्थापित करने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति बताया है, ने 2 साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण राजनीतिक पूंजी लगाई है, जिसमें हजारों लोग मारे गए हैं और अमेरिका का सहयोगी इजरायल विश्व मंच पर लगातार अलग थलग पड़ा जा रहा है। ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि उनका मानना है कि हमास ने दिखा दिया है कि वो स्थायी शांति के लिए तैयार है और उन्होंने इसकी जिम्मेदारी नेतन्याहू की सरकार पर डाल दी। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा कि इजरायल को गाजा में बमबारी तुरंत रोकनी चाहिए ताकि हम बंधकों को सुरक्षित और जल्दी से बाहर निकाल सकें। हम पहले से उन विवरणों पर चर्चा कर रहे हैं जिस पर काम किया जाना है। ये केवल गाजा के बारे में नहीं है, ये मध्य पूर्व में लंबे समय से चाही जा
जा रही शांति के बारे में है। नेतन्याहू के कार्यकाल ने किया कि इजराइल द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार युद्ध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति और उनकी टीम के साथ पूर्ण सहयोग से काम करना जारी रहेगा, जो राष्ट्रपति ट्रंप के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इजराइल की नवीनतम घोषणाओं से पहले गाजा में हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के परिवारों ने नेतन्याहू से सभी बंधकों की वापसी के लिए तुरंत बातचीत का आदेश देने का आह्वान किया था। घरेलू स्तर पर प्रधानमंत्री युद्ध समाप्त करने के बढ़ते दबाव, बंधक परिवारों और युद्ध से थकी हुई जनता की ओर से अपने दक्षिणपंथी गठबंधन के कट्टरपंथी सदस्यों की मांग के बीच फंसे हुए हैं, जो इस बात पर जोर देते हैं कि गाजा में इजराइल के अभियान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इजराइल ने गाजा में अपना आक्रमण 7 अक्टूबर 2023 को हमास के नेतृत्व में इजराइल पर किए गए हमले के बाद शुरू किया था, जिसमें इजरायली आंकड़ों के अनुसार लगभग 1200 लोग मारे गए थे और 251 बंधक बनाकर वापस गाजा ले जाए गए थे। इजराइल का कहना है कि 48 बंधक बचे हैं, जिनमें से 20 जीवित हैं। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार इजराइल के सैन्य अभियान में गाजा में 66,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें से ज्यादातर नागरिक हैं। इसके हमले में पट्टी का अधिकांश भाग नष्ट हो गया है, जबकि सहायता प्रतिबंधों के कारण गाजा के कुछ हिस्सों में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है और पूरे क्षेत्र। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें देखने के लिए धन्यवाद। देश दुनिया की हर ताज़ा खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर मिलेनियम न्यूज़ 24 के नाम से फॉलो करें। हमारा यूट्यूब चैनल मिलेनियम न्यूज़ 24 भी ज़रूर देखें। आप हमें एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस एप्पल टीवी, roku टीवी, Amazon फायर टीवी और सभी स्मार्ट टीवी प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। मनोरंजन और खबरों की दुनिया का आनंद लें मिलेनियम टीवी ऐप्स के साथ। एंड्रॉयड के लिए मिलेनियम टीवी USA और गूगल पर मिलेनियम न्यूज़ डाउनलोड करें। मिलेनियम न्यूज़ 24 का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद।